हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल डिप्लोमा अड्डा। तो आज हम अपने आज के टॉपिक में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पार्ट 1। तो आखिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होता क्या है? तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू इम्प्रूव एंड मेंटेन द environment to protect human health, protect nature, beneficial ecosystems, and improve environmental related enhancement of the quality of human life। यानी बेसिकली हम नेचर को बचाने के लिए और ह्यूमन लाइफ को इन्हेंस करने के लिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट, हाइड्रोलॉजी। इसमें जैसे कि हाइड्रोलॉजी भी आ जाएगा, वाटर रिसोर्सेज भी आ जाएगा, मैनेजमेंट आ जाएगा, बायोरिमेडिएशन आ जाएगा और वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन आ जाएगा। तो इसमें बेसिकली हम लोग वाटर से डील करने वाले हैं कि जो वाटर है आप कैसे टेक आउट करते हैं ग्राउंड से, या कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे जो वाटर वो वेस्ट बन जाता है तो उसका कैसे सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग आज के इस वीडियो में यही देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा हेडिंग है वाटर डिमांड, जो कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर ही आता है। तो वाटर डिमांड आपके IS कोड 105002012 के अंदर स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है ड्रिंकिंग ऑफ वाटर के लिए। ठीक है, तो IS कोड कहता क्या है कि IS कोड कहता है कि जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड है वो है 135 लीटर पर कैपिटा अ डे। ठीक है, तो यानी कि एक डोमेस्टिक डिमांड यानी कि जो घरेलू डिमांड है वाटर का, वो पर हेड 135 लीटर होता है पर डे का। यानी कि हम लोग 135 लीटर पर डे पानी का इस्तेमाल कर रहे थे डोमेस्टिक पर्पज़ में। तो डोमेस्टिक पर्पज़ में बेसिकली हमारा पहला पॉइंट आ जाता है ड्रिंकिंग। तो ड्रिंकिंग में हम इसको 5 लीटर्स लेके कंसीडर करते हैं कि 5 लीटर हम पर डे पानी ड्रिंक करते हैं। फिर उसके बाद कुकिंग, तो कुकिंग में भी 5 लीटर हम लोग कंसीडर करते हैं। 5 लीटर पानी यूज़ हो जाता है खाना बनाने में। उसके बाद है बाथिंग, तो नहाने में 55 लीटर कंसीडर किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है क्लोथ वॉशिंग, तो क्लोथ वॉशिंग में 20 लीटर। फिर इसके बाद आता है यूटेंसिल्स वॉशिंग, जो कि 10 लीटर लिया जाता है। उसके बाद है हाउस वॉशिंग, ये भी सेम 10 लीटर लेंगे। फिर इसके बाद आता है फ्लशिंग ऑफ WC, जो कि 30 लीटर कंसीडर किया जाता है। तो जब इन सब का आप टोटल करेंगे तो ये आपका आता है 135 लीटर पर कैपिटा अ डे। ठीक है, तो बेसिकली डोमेस्टिक डिमांड में इतने कंसीडर किया जाता है और ये 135 LPCD लिया जाता है। पर अगर हम लोग टाउन की बात करें तो टाउन्स में ये आंकड़ा अलग हो जाता है। टाउन्स में हम लोग
270 LPCD लेके चलते हैं। तो वो कैसे वो चेंज हो जाता है, तो देखते हैं। इन अ टाउन water demand is taken as 270 LPCD। तो इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक पर्पस में हमने अभी जस्ट देखा कि वहाँ पे आपका 135 LPCD यूज हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसी में आपका इंडस्ट्रियल यूज भी कंसिडर हो जाता है, जो कि 40 LPCD लेके चलते हैं। इसी में पब्लिक यूज हो जाएगा, जो कि 25 LPCD लेके चलेंगे। फिर इसी में फायर डिमांड भी कंसीडर किया जाता है कि कहीं अगर बाई चांस आग वगैरह लगती है तो उसके लिए जो है पानी एक्स्ट्रा सेव करके रखते हैं, तो फायर डिमांड में भी कंसीडर किया जाता है इसको। ये आपका 15 LPCD लिया जाता है। फिर इसके बाद लॉसेस या फिर कह सकते हैं थेफ्ट्स, आपका 55 LPCD लिया जाता है। तो जब इसको आप ग्रैंड टोटल करेंगे तो ये आपका 270 LPCD आएगा। तो बेसिक हम डोमेस्टिक पर्पज में देखते हैं तो 135 LPCD होगा, पर अगर वही हम सेम टाउन की बात करेंगे तो आपको 270 लीटर पर कैपिटा अ डे लिखना होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंफ्यूज करने के लिए दोनों आंकड़े दे देंगे, तो आपको सेंटेंस ध्यान से पढ़ना है कि डोमेस्टिक पर्पस का पूछ रहा है या फिर टाउन का वाटर डिमांड पूछ रहा है, कितना टाउन में लीटर LPCD कितना है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फायर डिमांड। तो फायर डिमांड के लिए हम बेसिकली कचलिंग्स फॉर्मूला यूज करते हैं। कचलिंग्स फॉर्मूला जो कि है Q इज इक्वल्स टू 3182 रूट पी, उसका यूनिट होगा लीटर पर मिनट। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है जिसे हम राइटर्स फॉर्मूला कहते हैं, जो कि है Q इज इक्वल्स टू 4637 रूट पी 1 माइनस 0.01 रूट पी। इसका भी यूनिट सेम होगा लीटर पर मिनट। ठीक है, तो दो फॉर्मूले हैं जिसमें से कचलिंग फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ होता है फायर डिमांड निकालने के लिए किसी भी सिटी का। तो यहाँ पे P जो है आपका पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है और Q रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर डिमांड कि कितना यूनिट का वाटर है। अब इसमें एक पॉइंट आपका और आता है कि जो वाटर डिमांड है फॉर लॉसेस एंड थेफ्ट, वो आपका 50% लिया जाता है ऑफ द टोटल डिमांड। यानी कि जितना टोटल डिमांड है उसका हम लोग 15% कंसिडर करते हैं कि जो पानी कहीं लीकेज होता है या फिर कोई चोरी भी करता है पानी का, तो वो हम लोग बेसिकली 15% कंसिडर करके चलते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड। तो क्या क्या फैक्टर हैं जो कि पर कैपिटा डिमांड को इफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारा साइज ऑफ सिटी।
तो जितना बड़ा शहर रहेगा उतना ज़्यादा वाटर डिमांड रहेगा, उतना ज़्यादा आपको फायर डिमांड चाहिए, उतना ज़्यादा वेस्टेज होगा वाटर का, और उतना ही ज़्यादा आपको पानी का फोर्स भी चाहिए होगा कि एक एंड से दूसरे एंड तक पानी पहुंचाने के लिए, तो उसमें भी आपको ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होगा। फिर सेकंड फैक्टर है आपका क्लाइमेटिक कंडीशन। तो क्लाइमेटिक कंडीशन में इस प्रकार अफेक्ट करता है कि अगर कोई सूखा इलाका है तो वहाँ वाटर डिमांड ज़्यादा रहेगा, वहाँ वाटर लोग ज़्यादा नहाएंगे, ज़्यादा ड्रिंक पानी पिएंगे, ज़्यादा गार्डनिंग करेंगे, वहाँ गार्डन्स वगैरह में भी पानी ज़्यादा चाहिए होगा, तो ड्राई एरिया में ज़्यादा वाटर चाहिए होगा। पर अगर ठंडे इलाकों में देखेंगे तो वहाँ वाटर का रिक्वायरमेंट कम होगा इन कंपैरिजन टू ड्राई एरिया। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा हैबिट्स ऑफ पीपल, यानी हम सिंपली इसको बोल सकते हैं रहन सहन। यानी कि जो बड़े घराने के लोग होते हैं, यानी जो अमीर लोग होते हैं, तो वो कार वॉश करेंगे, गार्डनिंग करेंगे और वाटर का वेस्टेज करेंगे, या फिर पूल्स वगैरह में देखते होंगे आपकी वाटर इकट्ठा करते हैं, वाटर चेंज करते हैं पर डे। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह वाटर यूज़ करते हैं। और वहीं एक नॉर्मल से घर में आप देखेंगे तो जो डोमेस्टिक यूज़ में वाटर जो हम लोग लिस्ट किए थे बस वही यूज़ होता है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई वेस्ट नहीं करता है। तो हैबिट्स ऑफ पीपल भी डिपेंड करता है। फिर इसके बाद है क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई, यानी कि जिस तरह का हम लोग वाटर सप्लाई करेंगे, अगर वो पीने योग्य होगा तो ज़्यादा कंजप्शन होगा, लोग ज़्यादा पिएंगे। अगर वो पीने योग्य नहीं होगा तो उसका रिक्वायरमेंट कम रहेगा, लोग अपना जो है कि आरओ फिल्टर्स वगैरह से वाटर पिएंगे या फिर मंगवाएंगे, तो उसमें कम खर्च होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉस्ट ऑफ वाटर, कि अगर जो भी वाटर सप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे अगर मीटर लगा हुआ है तो लोग सोच समझ के वाटर का उपयोग करेंगे और यहाँ वाटर का वेस्टेज नहीं करेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं पॉइंट अफेक्ट करता है। फिर इसके बाद है प्रेशर इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कितने प्रेशर से पानी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जा रहा है। अगर ज़्यादा प्रेशर से जाएगा तो ज़्यादा लीकेज की भी संभावना रहेगी, ज़्यादा क्योंकि प्रेशर रहेगा तो जॉइंट्स है वो लूज कहीं ना कहीं हो जाते हैं। और उसके अलावा अगर आप गार्डनिंग भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ ज़्यादा पानी वेस्टेज होता है क्योंकि प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो कहीं ना कहीं ये भी पॉइंट अफेक्ट करता है वाटर डिमांड को। फिर इसके बाद लास्ट है सिस्टम ऑफ सप्लाई। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट है कि जो आपके पर कैपिटल डिमांड के फैक्टर को अफेक्ट करते हैं कि कितने वाटर रिक्वायरमेंट है किसी भी एलपीसीडी के अनुसार। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मल वेरिएशन। ये किसी भी सिटी में हम लोग कितना मैक्सिमम ऑन एवरेज वाटर डिमांड लेके चलते हैं, यानी कि जो मैक्सिमम डेली डिमांड, अगर हम डेली डिमांड देखेंगे तो वो हम लोग 1.8 टाइम्स लेते हैं एवरेज डेली डिमांड का। और सेम अगर मैक्सिमम आवरली डिमांड देखेंगे कि हमें आवरली कितना मैक्सिमम चाहिए होगा, तो वो आपका 1.5 टाइम्स हो जाएगा एवरेज आवरली डिमांड का।
फिर मैक्सिमम मंथली डिमांड देखेंगे, तो ये आपका 1.28 टाइम्स ऑफ एवरेज मंथली डिमांड हो जाएगा। ठीक है, तो जो हम लोग डेली डिमांड का एवरेज निकालते हैं तो उससे हम कुछ बढ़ा के ही वाटर सप्लाई हम लोग लेके चलते हैं कि कहीं कम होगा कहीं ज़्यादा होगा, तो वो हम लोग पॉइंट है जो कवर अप कर सकें वाटर रिक्वायरमेंट का। तो इसलिए हम लोग 1.8 का फैक्टर या 1.5 का फैक्टर हमेशा लेके चलते हैं कि वाटर रिक्वायरमेंट प्रॉपर सबको फुलफिल हो सके। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कोइंसिडेंट डिमांड। तो कोइंसिडेंट डिमांड जो होता है वो आपका होता है मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। ठीक है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो आपका मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे के अनुसार डिज़ाइन करना चाहिए कि उसमें कोइंसिडेंट डिमांड ज़्यादा है कि मैक्सिमम आवरली डिमांड ज़्यादा है उसके अनुसार। यानी कि द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम should be designed for maximum hourly demand of maximum day और कोइंसिडेंट डिमांड, यानी कि दोनों में से जो भी ज़्यादा रहेगा उसके अनुसार हम लोग अपना जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो डिज़ाइन करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है वेल। तो जो हम लोग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में वेल का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि कितने टाइप्स ऑफ वेल्स होते हैं। तो पहला टाइप है आपका शैलो वेल। तो शैलो वेल हम किसे कहते हैं? ऐसा वेल जो कि लेस देन 50 फीट डीप एंड डोंट क्रॉस इम्परवियस लेयर। यानी कि ऐसा वेल जो कि 50 फीट से ज़्यादा गहरा नहीं होता और इम्परवियस लेयर को भी क्रॉस नहीं करता है, उसे हम लोग शैलो वेल बोलते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है, सेकंड टाइप ऑफ वेल है आपका डीप वेल। तो डीप वेल हम लोग उसे कहेंगे जो कि रेस्ट ऑन इम्परवियस लेयर and draw its supply from the pervious formation laying below of impervious layer। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ वेल हो गया इन्फिल्ट्रेशन। तो इन्फिल्ट्रेशन वेल जो होता है वो इन्फिल्ट्रेट प्रेसिपिटेशन in spite of
impervious layer and allows water to get into वेल। तो इन्फिल्ट्रेशन वेल ऐसा होता है जो कि नदी, नहर या आसपास से कई ऐसे वाटर बॉडी के किनारे में होता है। जैसे मान लीजिए कि एक नहर है, तो जस्ट इसके बगल में इन्फिल्ट्रेशन वेल रहता है जो कि अपने पोर्स, जो यहाँ पर पोर्स जॉइंट्स होते हैं, उससे पानी इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। और ये जो पानी इन्फिल्ट्रेट हो जाता है वो ड्रिंकिंग के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये मिट्टी की लेयर से होके आता है, इसलिए जो वाटर होता है वो प्रॉपरली इन्फिल्ट्रेट हो जाता है, छन जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइप का हमारा आर्टेसियन वेल। तो आर्टेसियन वेल क्या होता है? सिंपल वेल नॉट रिक्वायर pump to bring water. The pressure forces bring the water to the surface without any assistance। यानी कि ऐसा वेल जो कि बिना किसी पंप की मदद से जो वाटर होता है वो सरफेस पे ले आता है, और उसमें इस पानी में इतना प्रेशर रहता है कि वो नीचे से ऊपर अपने आप सरफेस पे आ जाता है। इस टाइप के वेल को हम लोग आर्टिसियन वेल कहते हैं। तो ये बेसिकली हिली एरियाज में हम ज़्यादा देखेंगे, जहाँ पे वाटर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ये ग्राउंड लेवल के जस्ट ऊपर वेल हो जाता है, तो वहाँ पे आर्टिसियन वेल होगा। जैसे कि कंडीशन बताते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका एक हिली एरिया है, तो मान लीजिए कि जो वाटर का वाटर लेवल है ग्राउंड में, ग्राउंड वाटर लेवल ये कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका जो वेल है वो यहाँ बना हुआ है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो वेल है वो ग्राउंड वाटर लेवल से भी नीचे है, तो इस कंडीशन में जो यहाँ पे वाटर प्रेशर बनेगा वो ज़्यादा रहेगा, तो इस कारण जो आपका पानी है वो सरफेस पे निकलने लगेगा। इस टाइप के वेल को आप आर्टिसियन वेल कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ valves इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्व यूज़ करते हैं। तो इसमें जो पहला आपका वॉल्व है वो है स्लुइस वॉल्व, या फिर इसको गेट वॉल्व भी कहते हैं। तो इस जो स्लुइस वॉल्व होता है वो आपका बेसिकली वाटर बॉडी से मेन पाइप में एंट्री देने के लिए स्लुइस वॉल्व हम लोग यूज़ करते हैं। यानी कि दीज वॉल्व्स आर प्रोवाइडेड to regulate the flow of water through the pipe। ठीक है, अब नेक्स्ट वाल्व है एयर वाल्व। तो जो बेसिकली आपका एयर वाल्व होता है
किसी भी पाइप में जब वाटर फ्लो करता है तो उसके साथ में एयर भी फ्लो करता है, तो कहीं ना कहीं जब पानी आगे जाता है तो कुछ एयर जो होता है वो बैकवर्ड प्रेशर बनाता है, तो जिसकी वजह से पानी आगे जाने में दिक्कत होता है। तो कुछ कुछ डिस्टेंस के गैप पे एयर वॉल्स बना दिए जाते हैं ताकि जो एयर का प्रेशर जो बन रहा है वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाए पाइप के बाहर। तो उस टाइप के वॉल्स को हम लोग एयर वॉल्स बोलते हैं। तो एयर वॉल्स आर आल्सो नोन एज relief valves. The water flowing through the pipe always carries some air with it due to the accumulation of air. A backward pressure is generated which can cause water blockage. So at every distances air valves are used. नेक्स्ट टाइप का वॉल्व है चेक वॉल्व, या फिर इसको नॉन रिटर्निंग वॉल्व या फिर इसे यूनिडायरेक्शनल वॉल्व भी कहते हैं। तो जैसा कि नाम से आप जान रहे होंगे यूनिडायरेक्शनल, यानी कि ये सिर्फ वन वे फ्लो प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अगर हम लोग पानी यहाँ से रिलीज़ करते हैं तो पानी इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, वो वापस पानी रिटर्न होकर नहीं आएगा। इस तरह के वॉल्व को हम लोग चेक वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। तो इट प्रोवाइड वन वे फ्लो थ्रू इट, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा वॉल्व है शोर वॉल्व, या फिर इसे हम लोग ब्लो ऑफ वॉल्व कहते हैं, या फिर इसे ड्रेन वॉल्व कहते हैं। जब हम लोग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में वाटर सप्लाई करते हैं तो जब वाटर हम लोग गेट से बंद कर देते हैं, यानी कि स्लूइस वॉल्व से बंद कर देते हैं, तो उसमें कुछ पानी रह जाता है। तो उस पानी को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम पे पाइप में पानी रहने की वजह से कहीं ना कहीं पानी कंटामिनेट या ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ड्रेन वॉल्व का यूज़ करते हैं कि जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे हम बाहर पाइप से निकाल दें। तो इट इज़ यूज टू रिमूव extra water from the pipe, ठीक है। शोर वॉल्व हो गया, चेक वॉल्व हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग है
फायर हाइड्रेंट्स। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम लोग कुछ कुछ प्लेसेस पे फायर हाइड्रेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं कि अगर कहीं भी किसी भी स्थिति में कहीं आग लग जाए तो जो फायर फाइटर्स हैं वो आसानी से वाटर का सप्लाई ले सकें डायरेक्ट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में से, पाइप में से, ताकि वो अच्छे प्रेशर पे पानी हमें मिल सके, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में हम ज़्यादा फोर्स में ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो अब नॉर्मली घर के टैप से तो पानी लेंगे नहीं, तो फायर हाइड्रेंट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जो कि साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं और उसमें अच्छी क्वांटिटी में वाटर का सप्लाई होता है। तो फायर हाइड्रेंट्स एन आउटलेट provided in main water line for tapping water in case of fire। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बटरफ्लाई वॉल्व। तो बटरफ्लाई वॉल्व क्या कहता है? इट रेगुलेट एंड स्टॉप द फ्लो स्पेशली इन लार्ज साइज कंट्यूर्स। यानी कि सेम जो आपका स्लूइस वॉल्व था, स्लूइस वॉल्व का की तरह ही बटरफ्लाई वॉल्व काम करता है। बटरफ्लाई वॉल्व भी वाटर को रेगुलेट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद अब अगले वीडियो में आएंगे नेक्स्ट पार्ट बना के, यानी कि पार्ट 2। तो उसमें हम लोग आगे वाटर डिमांड्स के बारे में और पढ़ेंगे, उसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स वगैरह हैं, तो हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।